नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और सुरक्षा कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद कई सारे प्रश्न सामने आ रहे हैं। हम पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक एक्शन के बाद क्या सैन्य एक्शन ले सकते हैं, लेकिन इसी के साथ अपनी इंटेलिजेंस को हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं पाकिस्तान को पूरे विश्व में कॉर्नर करने के लिए और उन आतंकियों तक पहुंचने के लिए जिन्होंने इस बर्बर हमले को अंजाम दिया है, जब धर्म पूछकर निहत्थों पर वार किया और पॉइंट ब्लैंक रेंज पर लोगों की हत्या की। तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस सुरक्षा कॉन्क्लेव में अब जुड़ रहे हैं, जिनका पक्ष आप भी जानना चाहेंगे। नवनीत वासन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर हैं एनआईए के। इस पूरे मामले की जांच भी एनआईए कर रहा है। एनके सूद साहब फॉर्मर रॉ ऑफिसर हैं और लेखक भी हैं। हमारे साथ राजेंद्र कुमार जी जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर है आईबी के। तीनों से चर्चा करेंगे, लेकिन एनआईए से शुरुआत करते हैं क्योंकि पहलगांव हमले की जांच एनआईए कर रहा है। सर, एनआईए के डीजी 2 दिन से श्रीनगर में ही मौजूद हैं और वो तमाम जो जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि हम अभी तक उन आतंकियों को नहीं पकड़ पाए हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है? सबसे बड़े चैलेंजेस क्या समझ में आ रहे हैं? और जांच के बारे में अगर कोई भी जानकारी आप हमारे दर्शकों को बताना पड़े चाहे, या कुछ ऐसा आपको लगता हो जिसकी वजह से एक दिशा मिल सकती है। ये प्रश्न क्या मेरे लिए है? जी नवनीत जी। देखिए, इस तरह की घटना की कोई भी जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टेक ओवर करती है तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, स्पेशली क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पड़ोसी मुल्क के वहाँ से इसका संचालन किया गया हो इसका। और जब इस तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है तो और जो टेरेन है वहाँ की, जो लोकेशंस है वहाँ की, उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं, बहुत सारी दुविधाएं होती हैं और उनको पूरा करने के लिए समय लगना आवश्यक है। और इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में समय समय पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां ज़्यादातर इंफॉर्मेशन शेयर भी नहीं करती हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन अगर वो शेयर करती हैं तो शायद उससे इन्वेस्टिगेशन को नुकसान हो सकता है। ठीक है, रॉ का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सूद साहब जुड़े हुए हैं। तो सर, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि 30 अप्रैल को अगर देखिए तो सरकार ने रॉ के पूर्व चीफ आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके क्या मायने हैं? और साथ ही कई लोग ये मानते हैं कि अगर पीएम ने खुली छूट दी है, उस दिन रक्षा मंत्री और एनएसए के सामने उन्होंने खुली छूट दी है सेनाओं को, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? और जो पाकिस्तान की सेना से मुकाबला करना है, पाकिस्तान के आईएसआई से मुकाबला करना है, उसमें आपका क्या इंसाइट रहेगा अपने अनुभव से? देखिए, आलोक जोशी को जो अपॉइंट किया वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, वो तो अपना काम करेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको बताऊं रॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल चलता है। इससे पहले 1995 में 6 फॉरनर्स को किडनैप किया गया था पहलगाम से, तब रॉ ने उनको लोकेट कर लिया था। परमिशन मांगी थी उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव से कि इनको न्यूट्रलाइज कर दे। पीवी नरसिम्हा राव ने रॉ के चीफ का फोन नहीं उठाया था। बहुत गहरे जंगल है, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, और ये नहीं है कि यहाँ जाकर के आर्मी इनके पीछे पीछे भागेगी। आर्मी ने 5 बार इनको लोकेट किया, लेकिन ये भाग जाते हैं उसके बाद, क्योंकि आर्मी उस स्पीड से भाग नहीं पाती, उनको अपनी केयर करनी पड़ती है, अपनी सिक्योरिटी करनी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ रॉ भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। जब 1971 का वार हुआ था तो रॉ का मेन रोल था उस वार के अंदर प्लानिंग में, और एग्जीक्यूशन किया था आर्मी ने। इस टाइम पे जो पीएम मोदी ने 3 आर्मी के चीफ को, 3 डिफेंस के ऑफिसर्स को, चीफ्स को बुलाया और कहा कि अपना अपना काम करो। काम शुरू हो गया, कुछ चीजें प्रिक्योर करनी होगी, मूवमेंट करनी होगी आर्म फोर्सेस की, साथ में अपनी तैयारी करनी होगी। तो ये अपना काम कर रहे हैं, साथ में छोटे छोटे जो एक्शन लिए जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो लिए जा रहे हैं। और एक बात जरूर है कि एक्शन कंप्लीट होगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, चाहे वहां के टेररिस्ट हो, चाहे टेररिस्टों का हेड आसिम मुनीर हो, चाहे पाकिस्तान की आर्मी हो, चाहे पाकिस्तान हो, क्योंकि ये टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान को फिनिश करना पड़ेगा, नहीं तो ये सांप दोबारा काटेगा। पहले भी हमने पाकिस्तान के अंदर टुकड़े किए थे, फिर दोनों सांप, जो 2 मुंहा सांप है, फिर हम हमारे सामने खड़ा हो गया। लेकिन इस टाइम पे फाइनल और होगा। देखिए, जब लड़ाई होती है तो उसके अंदर एक प्लानिंग की जाती है। ये नहीं कि आप चले गए बॉर्डर के ऊपर, आपने गोलियां चला दी, फलाना कर दिया, वो बात नहीं है।
जब लड़ाई की जाती है तो प्लानिंग से कि आपका एजेंडा क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे 71 के वॉर में जो मेन एजेंडा था वो था पाकिस्तान को तोड़ना, बांग्लादेश को क्रिएट करना। अब डिफरेंट एजेंडा है, पाकिस्तान की आर्मी को ऐसी चोट देना कि रिकवर ना कर पाए। फिर साथ में कुछ और एजेंडे हैं कि किस तरीके से पीओ की गिलगिट बाल्टिस्तान को हम ले पाएंगे, किस तरीके से पाकिस्तान के टुकड़े कर पाएंगे। तो इसके लिए आर्मी और एयरफोर्स और नेवी पूरी प्लानिंग करेंगे, सोच के बैठेंगे, समझ के बैठेंगे, साथ में इंटेलिजेंस के लोग होंगे और ये काम किया जाएगा बड़े इफेक्टिवली। और जैसे कुछ लोग सोचते हैं जी पीएम मोदी अटैक क्यों नहीं कर रहे। देखिए जब पुलवामा हुआ था तो बालाकोट स्ट्राइक करने में 12 दिन लग गए थे। जब 71 का वार हुआ था तो उस टाइम पे बड़ी लंबी प्लानिंग थी, यानी कि 1 साल लग गया, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे। आज वो सिचुएशन नहीं है। आज एक आप देखिए छोटे छोटे ऑपरेशन चल रहे हैं और साथ में बड़े बड़े ऑपरेशन भी चलेंगे। आप हैरान हो जाएंगे पाकिस्तान का हाल देख के कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि आर्मी अपना काम करेगी। इंटेलिजेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर सकती है, रॉ बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर सकता है पाकिस्तान को अंदर से तोड़ने का और उसको अंदर से अंदर निपटाने का काम कर सकता रॉ जी। तो ये पूरा काम किया जाएगा एजेंसीज के द्वारा, सब मिलकर काम करेंगे और पाकिस्तान के आप देखिएगा टुकड़े भी होंगे, पीओ के हमें मिलेगा भी और आसिफ मुनीर और पाकिस्तान की आर्मी को टोटली बर्बाद कर दिया जाएगा। जैसा उन्होंने कहा जनरल मुनीर जो आतंकियों का सरगना वहां पर है, जो मुल्ला हाफिज मुनीर भी उसको कहा जाता है, राजेंद्र जी, वहां पर जो हो रहा है सब देख रहे हैं। सिंध में अलग गुस्सा है, सिंध पंजाब की लड़ाई थी, पानी को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, हमने आज तक पे तस्वीरें दिखाई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वैसा ही हाल है, आप बलूचिस्तान में देख लीजिए, आप इधर गिलगित बाल्टिस्तान में देख लीजिए, वहां पर परिस्थितियां खराब है। तो ये जो बार बार टूटेंगे, अलग अलग हिस्से होंगे, उस पर मामला कहां तक सही आगे बढ़ता हुआ दिखता है। लेकिन उससे पहले मैं कश्मीर पर एक सवाल सर आपसे करना चाहती हूं। कश्मीर के हालात आईबी के लिए हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है, कई घटनाओं को सुरक्षा बलों ने आईबी इनपुट से विफल कर दिया है। आपको क्या लगता है इस बार, क्योंकि बार बार लोग इंटेल इनपुट को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, इसमें आप क्या इंसाइट दे सकते हैं कि किस तरह से ये हुआ होगा, जिसके बाद में OGW ऑन ओवरग्राउंड वर्कर्स पर चर्चा करूंगी। देखिए इंटेलिजेंस जो है दो किस्म की होती है। एक होती है कि प्रेडिक्टिव, वेयर जिसमें हम कहते हैं कि ये चीज हो सकती है, जिसके बारे में जनरल इनपुट्स होती हैं, स्पेसिफिक इनपुट्स नहीं होती हैं। तो उसमें प्रेडिक्टिव इनपुट्स है और प्रेडिक्टिव इनपुट शेयर की गई है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं शेयर की गई है। अच्छा, दूसरी होती है कि स्पेसिफिक इनपुट अबाउट अ स्पेसिफिक, जहां पे स्पेसिफिक इनपुट होगी वहां पे तो कंबाइंड ऑपरेशन लॉन्च होगा सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसमें आईबी भी होगी, उसमें वहां पे जो ऑपरेशनल फोर्सेस हैं वो भी पुलिस या दूसरी ऑपरेशनल फोर्सेस है वो सब मिलकर ऑपरेशन लॉन्च कर देंगे, स्पेसिफिक ऑपरेशन लॉन्च करेंगे टू न्यूट्रलाइज दैट थ्रेट, उस खतरे को खत्म करने के लिए। अब रह गया जहां तक कि ये इसके बारे में नहीं इंटेलिजेंस नहीं थी या नहीं वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं डिप्लॉयड थी। देखिए डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जरूर एक असेसमेंट होती है कि इस एरिया में, अब कई बार क्या है कि आपने जनरल एरिया को तो कवर कर लिया, अब एक स्पेसिफिक स्पॉट को नहीं कवर किया। ये किसी मैन पावर के ऊपर डिपेंड करता है, कई चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग जो है जनरली जो है इंटेलिजेंस एजेंसी इस बहस में नहीं पड़ती है कि क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आम जनता को ये हम समझना और समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। बट हम लोग प्रोफेशनल लोग समझते हैं कि क्या है, कैसे होना, क्या होता है, क्या नहीं हो सकेगा। होता है कई बार गलती होती है, कोई दुनिया में ऐसे देश नहीं है कि जहाँ पे 100% परफेक्ट इंटेलिजेंस हर टाइम हर चीज की मिलती रहेगी। इंडिया इज नॉट ए स्टेट विच कीप टैब ऑन एवरी पर्सन। हम लोग तो एक एजेंसी है, छोटी एजेंसी है, काम करते ज्यादा इंटेलिजेंस कलेक्ट करने की जरूरत करते हैं। ऐसे ही बाकी की एजेंसीज की भी इंटेलिजेंस पोर्शन होता है, वो सब कोशिश करते हैं, तो ये चलता है। अब रह गया जब ये एक काम हो गया तो अब फिर इंटेलिजेंस वाले भी हम अब फिर सारी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है उसमें आईबी भी है, RAW भी है, स्टेट पुलिस भी है, आर्मी भी है, BSF भी है। हम सब लोगों का अपना रोल है कि जिसके पास जो इनपुट है, जो जिन लोगों ने परपेट्रेटर्स हैं इसके, उनके बारे में वो आपस में शेयर करते हैं, जो ऑपरेशनल फोर्सेस है उनको दिए जाते हैं वो, और वो करेंगे। इसके बाद आता है ये एक तो एक
लेवल काम हो गया, या कि जो जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने घिनौना काम किया है, जिन लोगों ने ये टेररिस्ट एक्शन किया है, जो बेसिकली आई विल से कि हु आर जस्ट स्मॉल पांस, उनको पकड़ने का, खत्म करने, न्यूट्रलाइज करने का वो एक काम है। दूसरा काम यह है कि हाउ टू पनिश पाकिस्तान, हाउ टू पनिश द, कैसे जो है इनका जो जिन्होंने इनको तैयार करके भेजा है, जो इनको जिन्होंने इनको टास्किंग की है, जिन्होंने इनको सामान दिया है, साजो सामान दिया है, जिन्होंने इनके बाकी लोगों से कांटेक्ट करवाई है यहाँ पे लोकल लेवल पे, उन सबको भी पकड़, उनके ऊपर भी एक्शन लेना है। वो एक्शन एक दूसरे किस्म का होगा, वो भी एक्शन लिया जाएगा, बट अपने तरीके से लिया जाएगा, और अपने, जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि द फोर्सेस आर फ्री टू डिसाइड द टाइमिंग, प्लेस एंड ओकेजन टू टेक द एक्शन। तो जब वो सही समझेंगी तब वो एक्शन लेंगी। कट्टरपंथी ताकतें हैं बांग्लादेश की, उनके साथ पाकिस्तान संपर्क में है, और वहां के कुछ फॉर्मर जनरल्स हैं जो अभी से कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला किया तो हम नॉर्थ ईस्ट के सभी 5 राज्यों पर हम हमला कर देंगे। तो और इधर लेकिन दूसरा एक और कंसर्न का पॉइंट है जिस पर मैं सूद साहब आपसे बाद में बात करूंगी, वो पन्नून, मतलब ये खालिस्तानी वाला जो पूरा मामला है उसको भी वो हवा दे रहा है। वो वहीं अमेरिका में बैठे बैठे कह रहा है कि हम उसको पैसा देंगे, इनाम देंगे जो स्पाई करेगा इंडिया के अगेंस्ट और पाकिस्तान के लिए। तो ये दोनों फ्रंट पर पाकिस्तान उलझाने की कोशिश कर रहा है, ये साफ दिख रहा है। लेकिन आपके पास चूंकि इन्वेस्टिगेशन एनआईए के हाथ में है, और नवनीत वासन साहब, देश में एक बहुत ज्यादा गुस्सा तो है ही अब, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि जिन्होंने इसको अंजाम दिया है किस तरह से अंजाम दिया है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप अपने अनुभव से बताएंगी जिस पर गौर करना चाहिए इस केस में, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे इतने दिन से टीवी पर, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कहां पर फोकस करना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए बहुत जरूरी है कि वो इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये काम किया है उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठे करे, और जिन लोगों से उनको वहां मदद मिली है, जैसा कि को पैनलिस्ट ने बताया कि ये डेफिनेट है कि बहुत सारे लोकल लोगों ने उनकी मदद की होगी जब उन्होंने इस चीज को अंजाम किया, तो उनको ट्रेस किया जाए, उनके खिलाफ में एविडेंस इकट्ठा किया जाए, क्योंकि हमारे लिए, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए, कम से कम जो लोग देश के अंदर हैं उनके ऊपर ट्रायल चलाना, मुकदमा चलाना, उनको सजा देना आसान होता है। और अगर ये दहशतगर्द जो दूसरे बॉर्डर से आए थे, अगर वो बॉर्डर के पार चले जाते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर चले जाते हैं तो उनको वापस वहां से लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी तरह की म्यूचुअल रिक्वेस्ट को कोई बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता है। मैंने बहुत समय से देखा है कि वो बिल्कुल उसका रिस्पांस नहीं देते। तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हम वहां से उन लोगों को ला पाएंगे, एक्सेप्ट कि हम डिप्लोमेटिक प्रेशर डालें, उनके ऊपर इकोनॉमिक दूसरे कंट्रीज के थ्रू प्रेशर डालें, पर उनको नहीं ला पाएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है कि जल्द से जल्द वो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या लोकल पुलिस है के द्वारा इन लोगों तक पहुंचे, अगर वो अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, और उनको पकड़ा जाए, और उसके अलावा जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिन्होंने इनकी मदद की उनको पहचान की जाए और उनके खिलाफ में सबूत इकट्ठा किया जाए, ताकि मुकदमा चलने के बाद उन लोगों को कानून के हिसाब से सजा सुनाई जाए। अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, इंटेल के नज़रिए से अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा उन्होंने भी बताया, चाहे यहाँ पर मूवमेंट हो पंजाब के आसपास और खालिस्तानियों को और सिखों को भड़काने की कोशिश पन्नून कर रहा है वहाँ से, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनके साथ भी पाकिस्तान संपर्क में है, और चीन क्या मंशा रखता है किसी से छिपी हुई बात नहीं है। हम कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें, और ये देखते हुए कि ये वो वक्त है जब हम एक बड़ा और कड़ा फैसला लेना चाहते हैं, और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल रहा है उनके नेतृत्व में कि हमेशा हम इसको मतलब देख के और अनदेखा नहीं करेंगे। अब आपने किया है तो भारत फिर पूरे विश्व को एक मैसेज तो देगा ही और पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। ऐसे में हम अपने इंटेल को किस तरह से, किस दिशा में ले जा सकते हैं? ये मेरे से क्वेश्चन है? जी बिल्कुल, राजेंद्र जी। हाँ, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी देखिए, ये जो है कि जहाँ तक इसका इन्वेस्टिगेटिव पार्ट है वो एनआईए कर रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एनआईए बड़ा सक्सेसफुली
उस पार्ट को निपटाएगी। दूसरा पार्ट जो है इसका मेजर, जो इसका बड़ी एस्पेक्ट्स हैं उनके लिए जो है बाकी की जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो काम करेगा। आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, बाकी की हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो काम करेगा और प्रॉपर तरीके से, ताकि इस ये जो हुआ है इस कांड को खत्म करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए, इसकी हर किस्म के एस्पेक्ट को, हर किस्म का, चाहे इसमें कोई दूसरा और देश भी अगर मदद करता है तो किस तरीके से उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। हो सकता है उसको डिप्लोमेटिकली न्यूट्रलाइज किया जाए, हो सकता है किसी और तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए, ऐसे तरीके से करा जाएगा। देखिए, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरे पास तो पक्की इन्फॉर्मेशन इन चीज़ों के बारे में नहीं है कि मैं तो एक एनालिस्ट के तौर पे बता सकता हूँ कि हमारी जो फोर्सेस और एजेंसीज हैं वो काम करेंगी। और पाकिस्तान, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम इनको मिटा के रख देंगे और इनके जो इन्हीं को नहीं जिन्होंने ये कांड करा है, फिजिकली करा है, बल्कि इनके जिन लोगों ने इनको क्रिएट किया है, जो लोग इनको पाला है और जिन लोगों ने इनको आदेश दिया है, बैकर्स तक को छोड़ेंगे नहीं हम। तो अब उसके लिए तो जो है, मुझे नहीं लगता कि बैकर्स उनके यहाँ पे मिलेंगे। बैकर्स तो हमें अक्रॉस द बॉर्डर ही कहीं पे मिलेंगे। तो उनको सबको ढूंढ के कैसे समाप्त करना है, एजेंसीज हैं हमारे पास, हमारी जो फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, उसके पास भी तरीका है, शक्ति है, वो करेगी। और देखिए, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है। मैं आपको वैसे जनरल तौर पे बताता हूँ कि पाकिस्तान इस टाइम, अगर आप देखें तो पाकिस्तान पे अगर हम 2 महीने कुछ नहीं करते तो पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया होकर ख़त्म हो जाएगा। दिल्ली का आज के दिन पे जिस तरीके से काम चल रहा है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान को जहाज उड़ाने पड़ रहे हैं, टैंक्स लाने पड़ रहे हैं, आर्टिलरी लानी पड़ रही है जगह जगह बॉर्डर पे। दिल्ली का कम से कम जो उनका खर्चा जो है 400 से 500 मिलियन डॉलर का है, विच मीन्स 4,000-5,000। तो वो 1 महीना भर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसीलिए हो सकता है कि कुछ टाइम लगे कि हम इनको जो है पहले दिवालिया कर दें, बिल्कुल पूरी तरीके से दिवालिया कर दें, और उसके बाद जो है इनको ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दें कि ये कहे कि बाबा ये पकड़िए सब और हमारी जान छोड़िए। बिल्कुल, युद्ध नीति भी यही कहती है, बहुत कुछ होगा। युद्ध नीति यही कहती है कि दुश्मन को पहले अच्छी तरह से डरा दिया जाए, समझाया करे। और देखिए ना, मतलब रात रात में जागकर अगर उनके मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 2:30 बजे बुलाकर पत्रकारों को, तो समझ में आता है ये युद्ध नीति किस दिशा में बढ़ रही है। वहीं जो अंदर ही अंदर पाकिस्तान के अंदर विरोधाभास है, लड़ाइयां हैं, वो सब बढ़ती जा रही हैं। और हर दिन कांपता डरता हुआ वो किसी न किसी बुरे सपने से उठता है। और उसके बाद से जब ये हमला होगा तब क्या होगा, ये पूरा देश देखना चाहता है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। 2016 में जब उरी पर हमला हुआ, उरी के हमले के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की, और उसके बाद 2019 में जब पुलवामा हुआ, उसके बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की। अब पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि आखिर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत क्या सैन्य एक्शन लेगा। हमने शुरुआत कर दी है, हमने सिंधु जल संधि को रोक दिया है, फिलहाल उसको हेल्ड इन अबेयंस कर दिया है। हमने इसी के साथ अटारी बॉर्डर को भी सील कर दिया अपनी तरफ से। हमने जो पाकिस्तानी नागरिक देश में मौजूद थे उन्हें बाहर निकालने के तमाम इंतजाम कर दिए, बाहर निकाला है। ऐसे में अब सभी को इंतजार है कि भारत क्या सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए जल, थल और वायु तीनों सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अरुण सानी साहब, रिटायर्ड, जो कि फॉर्मर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं भारतीय सेना के। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा साहब, जो कि रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल है सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के। वाइस एडमिरल SN घोड़माडे जी, जो कि रिटायर्ड फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। हमने सबसे पहले मैं जाहिर तौर पर थल सेना के साथ शुरुआत करना चाहती हूं, और इसीलिए मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाध्यक्षों के सामने सेना को खुली छूट दे दी है। ऐसे में जनरल साहनी, खुली छूट का मतलब क्या होगा? मुझे पता है आप नहीं बताएंगे, जो भी कार्रवाई होगी वो सेना करेगी और हमें अचानक घात लगाकर अपने दुश्मन पर वार करना है, लेकिन इस खुली छूट का मतलब क्या है? सबसे पहले अंजना, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और जो दर्शक देख रहे हैं मेरी तरफ से जय हिंद एंड नमस्कार। जो आपने सवाल पूछा वो एकदम सही है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा कि मैंने खुली छूट दी है तो उसका मकसद क्या है या उसका मीनिंग क्या लेंगे मिलिट्री कमांडर्स।
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछले हफ्ते के अंदर जो कार्रवाई हुई है, जहाँ पर ये कई मीटिंग्स हुई हैं, जहाँ पर एक दूसरे के साथ उनके साथ बातचीत हुई है, एक दूसरे की सलाह ली गई है, उसमें जरूर ये वॉर गेम किया गया होगा कि हमारे क्या ऑप्शंस हैं। जैसे आपने कहा, नॉन काइनेटिक ऑप्शंस जो जैसे इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर है, उसको हमने बंद कर दिया है। इकोनॉमिक सैंक्शंस, FATF की बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, और एक तरह से हमारा अभियान चल रहा है, सबसे बात कर रहे हैं। साथ ही साथ काइनेटिक एक्शन क्या जरूरी है, बिकॉज आप जानते हैं, जैसे आपने हाईलाइट किया है, कि बहुत जरूरी है कि हम ऐसा घात दें पाकिस्तान को इस हिंसक कार्रवाई के लिए, कि ताकि इसके बाद जो उसका डीप स्टेट और जो पॉलिटिकल हायरार्की जो ऐसी चीजों को सपोर्ट करती है, वो इससे बाज आए। और ये ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि सस्टेन्ड हो, ये नहीं कि हमने एक दफा फायर किया फिर उसके बाद हमने छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल इस दफा बहुत सीरियस थॉट दी गई है कि हम किस प्रकार से इसके ऊपर करें, ताकि हमेशा जब वो ऐसी गलत कार्रवाई करे तो हम उसके ऊपर ऐसा घात करें कि वो इस कार्रवाई से अब अपने आप को छोड़ दे और ये प्रॉक्सी वॉर को बंद करने की सोचे। तो इसके लिए जो काइनेटिक एक्शंस हैं, जब ये काइनेटिक एक्शन लिया जाएगा तो आपको पता है कि अगर दुश्मन, आपने रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा कि जब रशिया ने सोचा था कि जो 3 दिन में खत्म हो जाएगा, कि यूक्रेन के साथ लड़ाई करते करते अब दूसरा साल खत्म होने वाला है। तो आप जानते हैं पाकिस्तान और हमारी असिमेट्री है हमारे कन्वेंशनल वेपन स्टेट के अंदर, बट कार्रवाई ये है कि पाकिस्तान किसी प्रकार से रिएक्ट करेगा, और उस रिएक्शन के अंदर वो किस प्रकार के ऑप्शंस करता है। काइनेटिक ऑप्शन मतलब कि आके मुठभेड़ की लड़ाई करेगा, या स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल करेगा, या अपना सिर्फ एरियल स्ट्राइक करेगा, इसको हम लेजिस्लेट नहीं कर सकते, या हम इसको सिर्फ वॉर गेम कर सकते हैं। बट उसके हाथ वो किस प्रकार से रिएक्ट करेगा उसके बारे में हम 100% कोई उसके बारे में बता नहीं सकता। तो इसलिए जब प्राइम मिनिस्टर ने छूट दी है, उसका मतलब ये है कि जो भी एक्शन आर्म्ड फोर्सेस करेंगे इन जो पाकिस्तान का डीप स्टेट है, जो प्राइमरीली पाकिस्तान मुसलमान है, जो पंजाब का मुसलमान है, ही इज द वन हु इज इफेक्टेड, या जो पावर में रहता है, इंडस वाटर ट्रीटी भी उसी को इम्पैक्ट करेगी। उनको मारते हुए ऐसे टारगेट्स को सिलेक्ट करें। और मेरी जो सोच में रहेगी, तो पहले तो हमारी कोशिश रहेगी कि स्टैंड ऑफ वेपन्स का ही हम इस्तेमाल करें और उन क्रिटिकल टारगेट्स को हिट करें, तीनों सेना के अपने जो आइडेंटिफाइड टारगेट्स हैं। और उसके बाद अगर वो जिस प्रकार से रिएक्ट करता है, और अगर वो काइनेटिक अटैक होता है जहां पर लड़ाई का एक अट्रिशन वॉर होने की, कन्वेंशनल वॉर होने की संभावना है, प्राइम मिनिस्टर को मेरे ख्याल इसके बारे में आगाह किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा है कि छूट, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अगर इस समय हम जो भी एक्शन लें, अगर वो काइनेटिक लड़ाई के अंदर, कन्वेंशनल वॉर के अंदर बदलेगा, तो हम वो वाला जो उसके साथ जो देश को एक तरह से सामना करना पड़ेगा तकलीफों का, और जो जरूरी है स्टेट को करने के लिए, वो एक्शन लेने के लिए वो तैयार है। उससे यही मकसद है कि आप इसके बाद जैसे मर्जी आप एक्शन लीजिए। बिल्कुल। एयरफोर्स मार्शल चोपड़ा साहब, मैं आपके पास अब इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि खास तौर पर पूरे देश की नजर वायुसेना की तरफ है। जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स किया, उसके बाद से बहुत लोगों को ये उम्मीद है कि अगर हमने उनके लॉन्च पैड्स को खत्म करना, हालांकि मुझे नहीं पता अब इतना वक्त मिल गया है, उनकी आर्मी उनको हेडक्वार्टर्स में कहां कहां छिपा रही होगी लॉन्च पैड्स से आतंकियों को, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सबकी नजर इस वक्त वायुसेना की भी तरफ है। लोग बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। यहां तक लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर लाहौर, कराची कहीं, मतलब हमने दिखाया है आज तक पर हाफिज सईद का घर भी, और मैप पर भी सब कुछ दिख रहा है, क्या टारगेटेड किलिंग्स कुछ हो सकती है? आपकी नजर में क्या हो सकता है खुली छूट का मतलब? अंजना, जैसे प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है मिलिट्री चीफ्स को, वो डिसाइड करेंगे कब, कैसे और कौन करेगा। और ये तीनों चीजें बहुत बहुत क्लियर हैं। तीनों सर्विसेज ने रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स ने एक बहुत बड़ी आक्रमण एक्सरसाइज सेंट्रल जोन में की है। आज सवेरे गंगा एक्सप्रेसवे में सारे फाइटर्स रफाल तक लैंड करके अपनी तैयारी कर रहे हैं। नेवी अपनी फायरिंग कर रही है। कच्छ के अराउंड नेवी लार्ज स्ट्रेंथ में पहुंच चुकी है। आर्मी ने अपने आप को हर जगह डिप्लॉय किया है। मैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में बताना चाहता हूं कि इंडियन एयरफोर्स की पोजीशन आज
2019 से काफी आगे बढ़ चुकी है। देखिए हमारे पास रफाल जहाज आ चुके हैं, तरह तरह के यूएवीज एंड ड्रोन्स आ चुके हैं। हमारी जो आज के दिन में एयर टू एयर मिसाइल्स है, जो मीटियोर है उसकी रेंज अराउंड 180 किलोमीटर है। जो बेस्ट मिसाइल पाकिस्तान के पास सुनने में आ रहा है जो है PL-15E एक्सपोर्ट वेरिएंट, उसकी 145 किलोमीटर की रेंज है। हर तरफ से चाहे वो रेडार्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं और एयर डिफेंस है। आप जानते हैं S-400 हमारे पास आ चुकी है। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है। इससे जो पाकिस्तानी जहाज हैं, चाहे वो एवैक्स है, रिफ्यूलर है, फाइटर जहाज हैं, उनको बॉर्डर से काफी दूर रहना पड़ेगा, बच के रहना पड़ेगा। और भी एयर डिफेंस के सिस्टम हमारे बहुत उनसे ज्यादा एडवांस्ड हैं, नंबर्स भी हमारे ज्यादा हैं। वी आर द 4th लार्जेस्ट मिलिट्री। ब्रह्मोस मिसाइल की एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री है तीनों सर्विसेज के पास, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल पाकिस्तान के दूसरे बॉर्डर तक टारगेट्स को अटैक कर सकती है। तो पहले तो मैंने आपको क्षमता बताई कि इंडियन एयरफोर्स की आज के दिन में क्षमता बहुत ज्यादा है, प्रिपेयर्डनेस लेवल भी बहुत ज्यादा है, हमारी मिसाइल्स भी उनसे ज्यादा पावरफुल है। दूसरी बात है चॉइसेस ऑफ टारगेट्स। हम समझते हैं एज मिलिट्री मैन, ऑफ कोर्स डिसीजंस आर पॉलिटिकल, डिसाइड किया जाएगा कि किस हद तक हमको एस्केलेट करना है, एस्केलेशन को मैनेज भी करना है। पाकिस्तान कंपैरेटिवली हमारे से एक वीक मिलिट्री है, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली भी वीक है। अगर हम थोड़े दिन की भी लड़ाई करेंगे, अगर हम कुछ भी फायरिंग शुरू कर देंगे तो 6-8 दिन के अंदर उनका एम्युनिशन खत्म हो जाएगा। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बाहर से खरीद के लाए। तो किस तरह के टारगेट हो सकते हैं? LOC क्रॉस करने के बाद बहुत स्टेजिंग पॉइंट्स हैं, पाकिस्तान आर्मी के टेररिस्ट के स्टेजिंग पॉइंट्स हैं, तरह तरह के टारगेट्स हैं जिनको अटैक किया जा सकता है। डीपर टेररिस्ट कैंप को अटैक किया जा सकता है। पब्लिक ओपिनियन तो ये है कि इस बार सिर्फ टेररिस्ट कैंप को नहीं मगर मिलिट्री टारगेट्स को भी देखना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल ये सारी टेररिज्म जो कंट्रोल है वो मिलिट्री कर रही है। हम सब ने असीम मुनीर की वेनमस स्पीच जो सुनी है, जैसे एक सांप बोलता है वैसे उसने बोला है, और इसलिए टारगेट हमको मिलिट्री करना चाहिए, बट एस्केलेशन मैनेजमेंट जरूर होगी। और ये दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, ये पाकिस्तान वाले हमेशा न्यूक्लियर ब्लफ हर दूसरे दिन कह देते हैं, कुछ भी करोगे तो न्यूक्लियर। वो नहीं जानते कि उनसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास हैं, और इसलिए ये न्यूक्लियर जो ब्लफ है, उनके न्यूक्लियर होने के बाद कारगिल हुआ, उरी हुआ, उसके बाद बालाकोट हुआ, ये एक ब्लफ है, और इस ब्लफ को हमको कॉल ऑफ करना चाहिए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप समझें, सारी वर्ल्ड की पावर्स ने कंडेम किया है, इवन चाइना ने कंडेम किया है। इवन चाइना, ठीक है, चाइना को उनकी जरूरत है क्योंकि उनको एक कॉरिडोर चाहिए अरेबियन सी के लिए, मगर चाइना उनका नाम के वास्ते आर्यन ब्रदर है, मगर अगर ऐसी लड़ाई होगी तो चाइना भी उनको फुल्ली सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए हमको दिल खोल के एक्शन लेने हैं, जो भी अप्रोप्रिएट। ऑफ कोर्स हम तो रिटायर्ड सिविलियन एनालिस्ट है, मगर ये तो सर्विस चीफ्स मिलके आपस में डिसाइड करेंगे कि वो क्या करेंगे। बिल्कुल। वाइस एडमिरल घोरमाडे साहब, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, युद्ध नीति में एक तरीका यह भी होता है कि आप अपने दुश्मन को कितना डरा सके। पहले हालत ऐसी है कि उनके मंत्री आधी रात में जगकर 2-2:30 बजे सारे पत्रकारों को बुलाते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भारत कुछ करने वाला है, भारत कुछ करने वाला। अभी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि भारत कुछ करने वाला है, लेकिन क्या कई लोग ये मानते हैं कि कुछ सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है। और इस बार जैसे अरब सागर में हम INS विक्रांत के जरिए अभी से ही अपने कर रहे हैं सब कुछ वहां पर तैयारी, उसके बारे में बताइए कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भारतीय नौसेना की तरफ इसलिए भी देख रहे हैं, 71 में ऑपरेशन ट्राइडेंट में दुनिया भारतीय नौसेना का जो पराक्रम है वो देख चुकी है, जिसमें कराची बंदरगाह को निशाना बनाया गया था। क्या कर सकते हैं? तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो हमारे CDS और तीनों चीफ पर भरोसा जाहिर किया है, वह यह दिखाता है कि हमारे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना पूरी तरह से सक्षम हैं, और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप पर इन पर पूरा भरोसा है। यह बहुत ही अच्छा जाहिर किया है कि उन्होंने पूरी छूट दी है कि जो टेररिस्ट हो या जो टारगेट हो, जो भारत के लिए जो पाकिस्तान के जो टारगेट हैं, उनको हम किसी तरह कभी भी कैसे भी बस उनको हमको निपटाना है। और यह बहुत ही अच्छा आदेश मिला है।
इससे बेहतर कोई आदेश नहीं हो सकता है हमारी सेनाओं के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय नौसेना पूरी तरह से तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य के लिए भी तैयार है। और यह हमारा ना ही ये मोटो है, हमारे रग रग में दौड़ता है। और इसीलिए हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और जंगी जहाज़ और पनडुब्बियाँ सारी तैनात हैं, और जब हमें वार करना है तब हम करेंगे। और यही आपने बताया 1971 में भारतीय नौसेना ने जो रिसोर्सेस अवेलेबल थे उनका इतना अच्छी तरह से रणनीति में इस्तेमाल किया जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्योंकि जहाँ से रूस से हमने वो जो मिसाइल बोट्स लिए थे, उनके एडमिरल गोर्शकोव ने हमें उसके बाद कहा था कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह रणनीति हम तीनों सेनाएं मिलजुल के हमेशा इस पर हम प्रशिक्षण करते हैं, और हम इसलिए तैयार रहते हैं क्योंकि हमारा ध्येय एकदम श्रेष्ठ है। भारत एक शांतिप्रिय देश है और हम वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। हम किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करते, लेकिन अगर कोई दुश्मन, और जिस तरह ये पाकिस्तान कर रहा है, तो अभी ये समय है उसको एक ऐसा सबक सिखाने का कि उसको हमेशा याद रहे। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, सही में उनका विनाश अभी उनके सामने लहरा रहा है। हाँ, तो इसलिए उनको नींद नहीं आ रही होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय नौसेना पूरी तरह तैयार है, और अपनी भारतीय सेना और वायुसेना के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन और तरह तरह के ऑपरेशन हम करते हैं। क्योंकि हमेशा, चाहे वो बालाकोट था, चाहे वो उरी के समय के बाद जो अटैक के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, इसमें तीनों सेनाएं ने मिलकर प्लान किया था। लेकिन जो भी सेना का जो टारगेट होता है पहले, वह सेना सबसे पहले जाके उसको करती है। क्योंकि इससे यह जाहिर ये नहीं होता कि दूसरी सेनाएं तैयार नहीं है या कुछ करने के लिए नहीं है, पर लेकिन हम मिलकर करेंगे। और इस बार ऐसा सबक सिखाया जाएगा पाकिस्तान को कि वह हमेशा याद रखेगा कि कभी भी भारत जैसे महान देश पे उसने नज़र भी नहीं उठानी चाहिए। अगर हम ये बात करें कि कैसे जल सेना हमारी आगे बढ़ सकती है, देखिए इतना तो तय है घुरमारे साहब कि वहां पर पहले से ही लोग, मतलब जो जंग के पहले ही डर जा, वो पाकिस्तान है। अभी से ही वहां पर तरह तरह के तमाशे आप देखिए। मतलब वहां संसद में कहा जा रहा है कि वो हम पे अटैक ना करे तो अब हम कैसे रिटेलिएट करेंगे, हमारी इकोनॉमी तो अभी खड़े होने की कोशिश कर रही है। तो वो तरह तरह के ड्रामे कर रहे हैं, कभी IMF के पास जा रहे हैं, कभी अमेरिका, हर जगह कोशिश कर रहे हैं अपनी करने में। ऐसे में ये अगर हम सैन्य कार्रवाई इस बार करते हैं तो मुझे नहीं लगता है विश्व का कोई भी मुल्क, क्योंकि बीते दिन ही रक्षा मंत्री अमेरिका के और भारत के राजनाथ सिंह जी की बातचीत हुई और उसमें उन्होंने फुल कमिटमेंट किया है और फिर बाकायदा ट्वीट किया है कि भारत कोई भी कदम उठाता है तो हम उसके साथ हैं। सही, आपने एकदम सही बताया, क्योंकि इस समय भारत के पास और कोई विकल्प नहीं है, जबकि कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो हमेशा की तरह याद रखे। और इसके लिए भारत अभी एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि जैसे बताया गया, हमारे डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन पे भी हो रहे हैं, मिलिट्री और इकोनॉमिक, सभी तरफ से हम मिलके काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जल सेना तो पूरी तरह तैयार है। पिछली बार जब वो ब्लॉकेड किया था कराची पे, जो 4 दिसंबर की सुबह को अटैक हुआ था, उस समय उसके कारण वो कराची पोर्ट बंद हो गया था और नॉर्थ अरेबियन सी और अरेबियन में आज हमारी सेना के बिना एंटर नहीं कर रहा था। कुछ दिनों के लिए तो उस महीने में 71 में, ठीक है, वो पहले हमारे, और यही सब कुछ समझकर भारत को अपना अगला कदम तय करना है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश यही थी, क्योंकि जल थल वायु, इस बार प्रधानमंत्री ने न सिर्फ खुली छूट दी है तीनों सेनाध्यक्षों को, बल्कि इसी के साथ अगर एक जिसे आप कहते हैं सिम्फनी में एक बड़ा कदम उठाया जाता है, तब शायद हम पाकिस्तान को वो सबक सिखा पाए जिसका देश इंतजार कर रहा है।
सुरक्षा कॉन्क्लेव के सेशन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।